फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो कक्षा। तो अगर आप 11th, 12th या बीएससी क्लास में हैं या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन बेसिक पार्ट 1। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस की डिटेल में जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डीएनए की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। So long before DNA and RNA were known to carry genetic information, scientists realized that the living organisms contain some substance that is responsible for the characteristics that are passed on from parents to offspring. So DNA and RNA की खोज से पहले ही साइंटिस्ट को कुछ रियलाइजेशन हो गई थी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कुछ प्रेजेंट है जो जेनेटिक मटेरियल को पास करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इसकी शुरुआत होती है फ्रेडरिक मिशर से। फ्रेडरिक मिशर एक बायोकेमिस्ट थे और जिस टाइम पे वो काम कर रहे थे उस टाइम पे क्रीमियन वॉर चल रही थी और जिस लैब में वो काम कर रहे थे वो लैब एक हॉस्पिटल के पास थी जहाँ पे वुंडेड सोल्जर्स आते थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि वुंडेड सोल्जर्स के पस सेल से इन्होंने एक सब्सटेंस सेपरेट किया। पहले तो नहीं लगा कि शायद वो सब्सटेंस जो है वो प्रोटीन है, लेकिन केमिकल टेस्टिंग करने के बाद ये साबित हुआ कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है। एंड ये जो फॉस्फोरस होता है ये पर्टिकुलरली डीएनए के अंदर होता है। तो उन्होंने इसे एक नाम दे दिया, दैट इज न्यूक्लिन। वो ये तो पता नहीं लगा पाए थे कि ये डीएनए है, लेकिन जस्ट उन्होंने इसे एक नाम दे दिया न्यूक्लिन, क्योंकि जितनी भी उन्होंने केमिकल टेस्टिंग करी उन सब में उन्हें ये 5 चीजें मिली, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो उन्होंने नाम दे दिया, क्योंकि उन्हें न्यूक्लियस में ये मिल रहा था तो उन्होंने उसे नाम दे दिया न्यूक्लिन। हालांकि वो ये पता नहीं लगा पाए कि ये डीएनए है। अगले थे ग्रिफिथ। Frederick Griffith discovered transformation in Streptococcus pneumonia in 1928. तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे वो स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे जो निमोनिया कॉज करता है, विच इज अ काइंड ऑफ लंग इन्फेक्शन। तो उन्होंने 2 स्ट्रेन्स देखे स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया के। एक था टाइप 3S स्ट्रेन जिसको हम स्मूथ स्ट्रेन बोलते हैं, एंड ये जो स्मूथ स्ट्रेन है ये वायरुलेंट है। वायरुलेंट का मतलब क्या हो गया कि ये हाईली इन्फेक्शियस है, ये डिसीज कॉज करने वाला स्ट्रेन है, इसलिए हम बोलते हैं ये वायरुलेंट है। और दूसरा स्ट्रेन है टाइप 2R स्ट्रेन, दैट इज रफ स्ट्रेन, और ये है नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट का मतलब है ये हार्मलेस है, ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। तो उन्होंने ये 2 स्ट्रेन यूज किए डीएनए का पता लगाने के लिए। फिर उन्होंने इन दोनों को, टाइप 3S स्ट्रेन को एंड टाइप 2R स्ट्रेन को, इन दोनों स्ट्रेन को उन्होंने माइस के अंदर इन्फेक्ट किया। मतलब माइस लेकर उन्होंने इस बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो उन्हें क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको मैं 4 पोर्शंस में डिवाइड करूंगी। ये है फर्स्ट पोर्शन, ये है सेकंड, मतलब हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है और ये फोर्थ केस है। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लिविंग 3S स्ट्रेन लिया। तो S स्ट्रेन क्या था? S स्ट्रेन था वायरुलेंट स्ट्रेन। वायरुलेंट मतलब जो इन्फेक्शन कॉज करता है, लिविंग मतलब ये स्ट्रेन एक्टिव था। तो इस स्ट्रेन को सबसे पहले इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया। माइस में इंजेक्ट करने के बाद क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट ये था कि उस माइस की डेथ हो गई। ठीक है, उस माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। अब सेकंड केस में उन्होंने क्या लिया, लिविंग 2R स्ट्रेन लिया। 2R स्ट्रेन क्या था? नॉन वायरुलेंट, मतलब वो स्ट्रेन जिससे इन्फेक्शन नहीं होगी। तो जब उन्होंने इस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो उस माइस की डेथ नहीं हुई, वो माइस सरवाइव कर गया। तो इसमें क्या रिजल्ट आया कि माइस जो है वो सरवाइव कर गया। थर्ड केस में उन्होंने क्या किया? थर्ड केस में उन्होंने हीट किल्ड। हीट किल्ड का मतलब क्या होता है कि उन्होंने उस बैक्टीरिया को, वो जो 3S स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था, उसको इनएक्टिव कर दिया।
ठीक है, उसको हीट देके उसको इनएक्टिव कर दिया या मार दिया उसे। तो जब उन्होंने हीट किल्ड 3S स्ट्रेन यूज किया और फिर माइस को इंजेक्ट किया तो माइस जो है वो फिर से सरवाइव कर गया। मतलब इस बैक्टीरिया ने अपना रिएक्शन जो है वो शो नहीं किया, इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाया उस माइस में। और फोर्थ केस क्या था? फोर्थ केस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने लिविंग 2R एंड हीट किल्ड 3S इन दोनों को इकट्ठा यूज किया। लिविंग 2R मतलब ये तो ऑलरेडी नॉन वायरुलेंट है, तो ये तो इन्फेक्शन कॉज करेगा नहीं। हीट किल्ड 3S ये भी ऑलरेडी इनएक्टिव है, तो ये भी इन्फेक्शन नहीं कॉज करेगा। तो होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि माउस जो है वो सरवाइव कर जाता। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होने के बाद भी माउस जो है वो सरवाइव हो जाता। लेकिन एक बहुत ही अजीब सी चीज उन्हें देखने को मिली कि माउस जो है वो सरवाइव नहीं किया, बल्कि उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो जब उन्होंने इसे देखा कि ये क्या कारण है कि माउस की डेथ हो गई, उन्होंने इसे एनालाइज किया, माउस डेथ माउस के टिश्यूज को इन्होंने एनालाइज किया, तो उन्हें उसमें से लिविंग 3S स्ट्रेन बैक्टीरिया रिकवर हुआ था। तो ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत यहाँ से हुई थी कि लिविंग 2R था और हीट किल्ड 3S था। तो 3S तो ऑलरेडी हीट किल्ड था, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि लिविंग 3S कहाँ से मिला उन्हें? लिविंग 3S किस तरीके से उन्होंने रिकवर किया? चलिए देखते हैं कैसे किया होगा उन्होंने। सो द वायरुलेंस ऑफ S स्ट्रेन इज ड्यू टू, तो जो S स्ट्रेन मैं बोल रही हूँ इतनी देर से कि ये इन्फेक्शियस है, किस कारण इसका इन्फेक्शन होता है? ये बैक्टीरिया है S स्ट्रेन वाला, और इसके आसपास एक पॉलीसेक्राइड का कोट होता है। ये जो ब्लू से बना रही हूँ ये एक पॉलीसेक्राइड का कोट है, जिसको हम बोल सकते हैं कैप्सूल है, एक सेल के आसपास कैप्सूल है। तो जब तक ये पॉलीसेक्राइड का कोट इस बैक्टीरिया के आसपास होगा, इस बैक्टीरिया को हमारा इम्यून सिस्टम नहीं पहचान सकता, क्योंकि ये कोट लगा हुआ है। लेकिन जब ये कोट नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा और इसकी किलिंग करेगा, जिससे इन्फेक्शन नहीं होगी, जो हमें R स्ट्रेन में देखने को मिलता है। तो R स्ट्रेन इज जेनेटिकली आइडेंटिकल। S स्ट्रेन और R स्ट्रेन दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल है। फर्क ये है कि R स्ट्रेन में म्यूटेशन हुई है। R स्ट्रेन में म्यूटेशन होने के कारण यहाँ पे पॉलीसेक्राइड कोट नहीं है, तो R स्ट्रेन सिंपल ऐसे है। यहाँ पे ये वाली जो पॉलीसेक्राइड कोट है ये प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण इसको हमारा इम्यून सिस्टम इजीली पहचान लेगा, इजीली रिकॉग्नाइज करेगा और इसको मार देगा। ठीक है, इसकी किलिंग हो जाएगी, लेकिन इसकी किलिंग नहीं हो पाएगी, जिसके कारण ये बैक्टीरिया न्यूमोनिया कॉज कर सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, लेकिन ये न्यूमोनिया कॉज नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉलीसेक्राइड कोट। So the polysaccharide capsule protect the bacterial cell from destruction by white blood cells. So fourth case में हमने क्या देखा था? यहाँ पे fourth case होगा जो हमने fourth case किया था। fourth case में क्या था? fourth case में जब उसने heat killed type 3S pneumococci plus live 2R pneumococci, जब ये दो स्ट्रेन्स माइस में डाले तो बहुत सारे माइस जो है उनकी डेथ हो गई निमोनिया से। जो हमने फोर्थ केस किया था कि होना क्या चाहिए था? माउस सरवाइव होना चाहिए था, बिकॉज ये ऑलरेडी हीट किल्ड है और ये ऑलरेडी नॉन वायरुलेंट है, बट यहाँ पे क्या हुआ? माइस जो है वो मर गया, डेथ हो गई उसकी। तो जब उसकी टिश्यूज को एनालाइज किया गया तो देखा गया कि अब उसमें से जो बैक्टीरिया उन्होंने आइसोलेट किया है वो टाइप 3S स्ट्रेन का है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ होगा? ये जो चीज है कैसे हुई होगी? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कि कुछ टाइप 2R और टाइप 3S में कुछ एक्सचेंज हुआ होगा, ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, जिसके कारण अब उसका जेनेटिक मटेरियल टाइप 2R का चेंज हो गया है टाइप 3S में। So the observed virulence was therefore not due to few type 3S that survived the heat treatment. तो ये जो टाइप 3S मिला है हमें एनालिसिस के बाद, ये उसके कारण नहीं है कि जो कुछ टाइप 3S रह गए होंगे उसके कारण नहीं है, कि जब हमने हीट किल ट्रीटमेंट दी थी टाइप 3S को, हो सकता है कि कुछ टाइप 3S सर्वाइव कर गए हो, पर टिश्यू एनालिसिस के बाद पता चला कि ये वो वाले टाइप 3S नहीं है। The live pathogenic pneumococci recovered from carcasses had type 3 polysaccharide capsule. तो
तो ये देखने को मिला कि जो अब लाइव पैथोजेनिक न्यूमोकोकाई है, जो कैरकास से, जो उन्होंने डेड माउस से सेपरेट किए हैं, उनमें टाइप 3 पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है। तो ग्रिफिथ ने फाइनली ये कंक्लूड किया कि जो टाइप 2R है वो ट्रांसफॉर्म हुआ होगा इनटू द लीथल टाइप 3S स्ट्रेन बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब कुछ इन दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी जिसके कारण टाइप 2R जो है अब वो कन्वर्ट हो गया है टाइप 3S में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि ग्रिफिथ भी ये पता नहीं लगा पाए थे कि ये डीएनए है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, वो ये नहीं पता लगा पाए थे कि ये क्या है, ये क्या जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, लेकिन सिंपली उन्होंने इसे एक नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मेशन, कि कुछ तो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिसके कारण टाइप 2R स्ट्रेन टाइप 3S स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ होगा। टाइप 2R स्ट्रेन ने भी पॉलीसेकेराइड कैप्सूल बना लिया होगा जिसके कारण इम्यून सिस्टम अब उसको पहचान नहीं पाया और टाइप 2R टाइप 3S में कन्वर्ट हो गया या ट्रांसफॉर्म हो गया, वो इजिली सर्वाइव कर गया, उसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया और माउस की डेथ हो गई। तो ये हुआ होगा। तो अब हम समझ लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है टाइप 2R टाइप 3S में, क्या हुआ है हमारे केस। तो ग्रिफिथ ने क्या देखा था, ग्रिफिथ ने देखा था कि जो टाइप 2R है ये टाइप 3S में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्यों कन्वर्ट हुआ है? इट इज कन्वर्टेड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन में जो उसका जेनेटिक मटेरियल था वो ट्रांसफॉर्म हुआ होगा। और अब हम जानते हैं, आज हम जानते हैं कि वो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर हुआ होगा वो क्या होगा, वो डीएनए होगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज द हेरिटेबल चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरिया कॉज्ड बाय अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए। तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है। ठीक है, दो तरीके से जीन ट्रांसफर होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का मतलब होता है या तो जीन ट्रांसफर होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, या फिर ट्रांसफर होगा या तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, जो कि नॉर्मली हर प्रोसेस पे होता ही है। लेकिन इसके अलावा हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में ये हो सकता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो रही है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम जनरेशन। सो बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो सकती है, या तो पेरेंट से सीधा जा रहा है ऑफस्प्रिंग में, या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेम जनरेशन के, उनमें आपस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या एग्जांपल थी, ग्रिफिथ में क्या एग्जांपल थी, ग्रिफिथ में एग्जांपल थी बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम जनरेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में जनरली होता क्या है, जनरली एक प्रोसेस का ओवरव्यू दे देती हूँ कि सपोज कर रेसिपिएंट सेल है, रेसिपिएंट सेल फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रिफिथ के हिसाब से चलूँ तो ये रेसिपिएंट सेल क्या हो गया, ग्रिफिथ के हिसाब से ये हो गया टाइप 2R। और डोनर सेल कौन सा हो गया, डोनर सेल हो गया टाइप 3S। ठीक है, अगर मैं ग्रिफिथ के हिसाब से चलती हूँ तो ये था रेसिपिएंट सेल और ये था डोनर सेल। तो डोनर सेल में क्या था, टाइप 3S ऑलरेडी हीट किल्ड था, तो उसका जो डीएनए था वो फ्रेगमेंट में अवेलेबल था। तो डीएनए ये क्या है, फ्रेगमेंट में अवेलेबल है डीएनए। तो वहीं पे टाइप 2R, क्योंकि हमने दोनों को इकट्ठा ही कंबाइन करके माइस में इन्फेक्शन करी है, तो अब जब ये दोनों जो है टाइप 3S और टाइप 2R, ये जब हम इसको इन्फेक्ट करेंगे माइस को, तो क्या होगा, ये जो रेसिपिएंट सेल है ये डोनर सेल के जो फ्रेगमेंटाइज डीएनए इनको रिसीव कर लेंगे। तो ये टाइप 3S के सपोज करो फ्रेगमेंटाइज डीएनए और ये टाइप 2R के, टाइप 2R का अपना जेनेटिक मटेरियल है, इनमें क्या होगी, इनमें होगी रिकम्बिनेशन। तो जर्नल सा एक प्रोसेस है, मैं ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि किस तरीके से प्रोसेस हुआ होगा। तो ये क्या है, ये रिकम्बिनेशन है। तो जो डोनर का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए का फ्रेगमेंट है, और जो रेसिपिएंट का जेनेटिक मटेरियल है, इनमें आपस में क्या हुई होगी, रिकम्बिनेशन हुई होगी। ठीक है, रिकम्बिनेशन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो ये देखिए ये वाला देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे आ गया, ये वाला जो पोर्शन है ये इतना सा पोर्शन ये यहाँ पे क्या हो गया, मर्ज कर गया, रेसिपिएंट के डीएनए के साथ मर्ज कर गया। बाकी सेम है,
सी डी ई ए और बी यहाँ से हट गया, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, ये मर्ज कर गया। यहाँ पे मर्ज करने के बाद क्या हो गया, अब इस जीन को भी रीड करा जाएगा, यहाँ पे इसको भी रीड करा जाएगा। रीड करने के बाद अब ये क्या हो गया, ये बिल्कुल ही एक नया जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन गया। तो पहले जो टाइप 2R था अब वो चेंज हो गया है टाइप 3S में। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, इसके अलावा ये किस तरीके से बना होगा, इस तरीके से ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के आसपास ये पॉलीसेकेराइड चेन है। ठीक है, शुरुआत में क्या था, शुरुआत में सिंपली ऐसा ही था ये। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड चेन होने की वजह से क्या हो रहा है, ये इन्फेक्शन कॉज आराम से कर रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है क्या। तो आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूंगी मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना सकूं। और अगले वीडियो लेक्चर में हम एवरी मैकार्टी एक्सपेरिमेंट करेंगे और साथ में हम हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।